नमस्कार, मैं हूं नमन परसाई। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत एथिक्स यानी पेपर 4 का यूनिट 1 यानी दार्शनिक या विचारक या थिंकर्स। जो दार्शनिक आज हम पढ़ने वाले उनका नाम है अरस्तु। ये अरस्तु पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आ चुके हैं। तो रिमेनिंग पार्ट था उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तु का मध्यम मार्ग या स्वर्णिम माध्य सिद्धांत। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है 3 मार्कर में, 5 मार्कर में और 11 मार्कर में। चलिए देखिए, हमारे नोट्स हैं, जो हम क्लास में नोट्स पढ़ते हैं, यदि आप उन्हें प्राप्त करना चाहते हो पीडीएफ या हार्ड कॉपी में, इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सभी नोट्स प्राप्त होंगे। जो पीडीएफ है उसकी प्राइस है 499 और जो हार्ड कॉपी है उसकी प्राइस है 900 रुपए। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, एमपीपीएससी की वैकेंसी आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अप्रैल में आपका प्री है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत अति आवश्यक है। तो हमने अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है बहुत कम प्राइस में, 799 में। इसमें आपको 200 प्लस टेस्ट मिलने वाले हैं, साथ में 40 मॉक टेस्ट भी आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो कहाँ से मिलेंगे? हमारी वेबसाइट है arambaclass.com, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आ चुकी है, 60,000 वैकेंसी है, 60,000। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल मिस नहीं करना आपको। सबसे पहले आपको टेस्ट लगाना है, आपको टेस्ट लगाकर देखना है कि आपका लेवल कहां पर है, आपको कितना पढ़ना बाकी है। तो ये 508 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, 500 टेस्ट आपको मिलेंगे 499 में। ठीक, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तु का मध्यम मार्ग सिद्धांत या अरस्तु का स्वर्णिम माध्य सिद्धांत। क्वेश्चन कैसा बनेगा कि अरस्तु का मध्यम मार्ग सिद्धांत समझाइए या इसकी व्याख्या करिए। अब देखो, इसका आंसर आपको कैसा, इसका जो फ्रेमिंग है, तो इसके आंसर की फ्रेमिंग हम कैसे करने वाले हैं उसको समझे आप। हम सबसे पहले समझेंगे इसका इंट्रो, मतलब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है ना। इसके बाद में एक डायग्राम के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या। अब उसके बाद में जो डायग्राम में कॉन्सेप्ट दिए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे, बाद में आएगा कंक्लूजन। ठीक, इस प्रकार से आज हम टॉपिक को समझने वाले हैं। इंट्रो, डायग्राम, और जो आपको डायग्राम को हम इसके बाद में इसकी जो आपका डायग्राम है उसके जो बॉडी पार्ट्स है, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे, अंतिम में कंक्लूजन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें सबसे पहले बात करेंगे इंट्रो। ठीक, चलो, तो ये क्या बेसिकली, ये आपका है इंट्रो कि बेसिकली आपका टॉपिक है क्या, है ना, इसकी व्याख्या। ये आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि इसका इंट्रो। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको शुरुआत में क्या लिखकर आना है। आंसर की फ्रेमिंग में शुरुआत में इसका जो बेसिक इंट्रो है कैसा होना चाहिए। यहां लिखेंगे आप कि अरस्तु ने सतगुण का निर्धारण करने के लिए स्वर्णिम माध्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब सद्गुण क्या होते हैं इनको हमने पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक, तो भी क्या है, सद्गुण का निर्धारण करने के लिए अरस्तु ने मध्यम मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है या स्वर्णिम माध्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अब इसके अंतर्गत है क्या, देखो, ये सिद्धांत दो अतियों के बीच का मार्ग है, दो अति। अब इसके पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमने कहा था कि दो आपके व्यवहार हैं, है ना, दो आपके व्यवहार हैं। एक आपका व्यवहार है उद्दंडता, बहुत गुस्से वाला, एकदम उद्दंड। एक मूवी आई थी एवेंजर्स, उसमें हल्क है, तो आपका वैसा व्यवहार एकदम उद्दंड है ना, एकदम गुस्से वाला। एक है आप कायर, एक है कायरता। तो क्या उद्दंड होना सही बात है? गलत बात है। क्या कायरता अच्छी बात है? नहीं बात है। तो इनकी बीच की अवस्था क्या है? इनकी बीच की अवस्था है साहस। क्या है? साहस होना। तो ये साहस जो है, तो इन दो अतियों के बीच की अवस्था है, इसको साम्य अवस्था या इसको मध्य अवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक, तो दो अति क्या है? उद्दंडता और कायरता। तो इन बीच की अवस्था क्या है? साहस। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि जो आपका मध्यम मार्ग है, तो दो अतियों के बीच की अवस्था है, ये दो अतियों के प्लस और माइनस, इन दोनों के बीच की अवस्था है मध्यम मार्ग। अब समझें इसको और एक डायग्राम के माध्यम से। देखो, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, या देखो आप, ये दो अवस्था है। एक आपकी है वैराग्यवाद, सब कुछ छोड़ दो, मोह माया सबको छोड़ दो। ये आपका है वैराग्य, संन्यास की प्राप्ति कर लो, है ना, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो एक अवस्था ये सबको छोड़ने वाली अवस्था है वैराग्यवादी। दूसरी अवस्था है सुखवादी, है ना, पैसा पैसा,
यहाँ पर आपको वस्तुवादी जो आपकी या जो अवस्था है सुखवादी, ये बेसिकली भौतिकवादी अवस्था है। इसमें इंसान जो है वस्तु को ज्यादा महत्व देता है। ये बोलता है यदि आपके पास धन होगा, पैसा होगा, ऐश्वर्य होगा, है ना, मकान होगा, अच्छी गाड़ी होगी, तो भी आपको सुख प्राप्त होगा। तो अरस्तु कहते हैं कि ना अति वैराग्यवादी अवस्था अच्छी है, ना अति सुखवादी व्यवस्था अच्छी है। आपको इन दोनों के बीच की अवस्था को चुनना होगा। उसी को उन्होंने स्वर्णिमादी या मध्यम मार्ग सिद्धांत कहा है। बात क्लियर है। और जिस व्यक्ति ने इस अवस्था को पा लिया उसी का जीवन नैतिक जीवन कहा जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें 3 शब्द हैं, वैराग्यवादी, सुखवादी और इसके बीच की अवस्था स्वर्णिम माध्य। अब इसको कैसे लिखकर आपको आना है, इसको समझें आप। जो आपका वैराग्यवादी है उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे आप कि ये वैराग्यवादी भावनाओं व वासनाओं की उपेक्षा करने वाला वर्ग है। यदि आपको वैराग्यवादी बनना है तो आपको अपने इमोशंस और वासनाओं पर नियंत्रण करना पड़ेगा। दूसरा है आपका सुखवादी। तो ये बौद्धिक पक्ष, यानी आपका जो वैराग्यवादी पक्ष है उसको बौद्धिक पक्ष बोलेंगे। तो ये बौद्धिक पक्ष की उपेक्षा कर भौतिक पक्ष को मानने वाला वर्ग है ना। जो आपका भौतिकवादी वस्तु है, पैसा, ऐश्वर्य, मकान, मगर इसको मानने वाला। ठीक, तो बेसिकली ये वैराग्यवादी जो कॉन्सेप्ट है उसकी उपेक्षा करता है, उसको इग्नोर करता है और भौतिक पक्ष को मानने वाला वर्ग है। ठीक, तो ये आपका हो गया वैराग्यवादी और सुखवादी। अब इसकी बीच की अवस्था है स्वर्णिम माध्य। अब उसमें क्या लिखेंगे आप, देखो इसमें क्या करोगे आप, इसमें सबसे पहले समझो उसको। मैंने क्या बोला आपसे कि 2 अवस्था है, एक आपकी है वैराग्यवादी, है ना। इसमें क्या बोला, 2 अवस्था है, एक है आपकी वैराग्यवादी, दूसरी है सुखवादी। तो आपको अरस्तु बोलते हैं कि आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके, आपका जो तराजू है, तो आप तराजू मानो कि बुद्धि है, तो आपको अपनी तराजू रूपी बुद्धि का उपयोग करके दोनों अवस्थाओं के मध्य का रास्ता चुनना होगा। ना आपको बहुत अति वैराग्यवादी बनना है, ना आपको बहुत अति सुखवादी बनना है। आपको बीच का मार्ग चुनना होगा। उसी को नैतिक जीवन कहा जाएगा, उसी को जो है स्वर्णिम माध्य या मध्यम मार्ग कहा जाएगा। बात क्लियर है। क्या लिखा देखो उसमें, वासनाओं, भावनाओं, भौतिक सुख, पाश्विक सुख का दमन या पूर्ण उन्मूलन, मतलब इन दोनों अवस्था का पूर्ण उन्मूलन, इन दोनों अवस्थाओं को पूरी तरह से इग्नोर करना संभव नहीं है। पूर्व उन्मूलन, है ना, करना बुद्धि के पूर्ण उन्मूलन ना करके बुद्धि के द्वारा उसका युक्तियुक्त निगमन करने से संबंधित है। आपको बुद्धि का उपयोग करके दोनों का बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आपको थोड़ा बहुत पूजन भी करनी है और आपको पैसा भी कमाना है, और साथ में आपको मध्य मार्ग को चुनना है बुद्धि का उपयोग करके। अब क्या लिखा है, यह 2 अतियों के वैराग्यवाद एवं सुखवाद का मध्यम मार्ग है और यही नैतिक जीवन कहलाता है। इसी मध्यम मार्ग को नैतिक जीवन कहा जाता है। बात क्लियर है आपको? ठीक है, चलो अब देखो आपको अंत कैसे करना है, आपका जो कंक्लूजन कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका कि उक्त व्यवस्था को ही अरस्तु ने स्वर्णिम माध्य कहा है और जीवन को सद्गुण के साथ नैतिक जीवन बनाने में बल दिया है। ठीक, इसी सद्गुण को के आधार पर जीवन को नैतिक जीवन में आपको कन्वर्ट करना है मध्य मार्ग के आधार पर। ठीक, ये आपका हो गया मध्य मार्ग। अब देखो इसमें कुछ कमियां भी हैं, जैसे आपका प्लेटो है, उन्होंने एकदम आदर्श जीवन जीने की बात करी है। तो जो उनके शिष्य हैं अरस्तु, तो उन्होंने बोला है कि भैया बैलेंस जीवन होना चाहिए ना, बहुत अति आपको सुखवादी बनना है, बहुत आपके अति वैराग्यवादी बनना है। इसकी बीच की कंडीशन को आपको अपना, लेकिन इसके बाद भी जो अरस्तु है, बीच की कंडीशन अपनाने के बाद भी इसमें कुछ कमियां इसमें है। जैसे देखो आप, इन्होंने कहा है कि आपको जो 2 अतियां उसके मध्य की बात करना है, लेकिन कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं, कुछ ऐसे व्यवहार हैं जहां जिसकी मध्य अवस्था संभव नहीं है। जैसे देखो आप, क्या लिखा है यहाँ पे कि सभी भावनाओं, कर्मों या दृष्टिकोणों के मध्य अवस्था में निर्धारण करना संभव नहीं होता है। सबकी मध्य अवस्था पाना संभव नहीं है। जैसे घृणा, इसकी मध्य अवस्था क्या होगी, पॉसिबल नहीं है। प्रतिशोध, क्रोध, ईर्ष्या ऐसी भावनाएं हैं जिनमें मध्य अवस्था का निर्धारण करना संभव नहीं है। तो ये जो आपकी सोच है प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा है, ठीक ऐसे ही चोरी, है ना, अब चोरी होती है तो चोरी की मध्य अवस्था क्या होगी, चोरी होती है। हत्या होती है। बलात्कार आदि ऐसे कर्म है जिनकी कोई भी मध्य स्तरीय अवस्था नहीं होती है ना। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये अप्लाई नहीं होती है। ठीक, और देखें आप, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी भावनाओं एवं कर्मों की मध्य अवस्था भिन्न भिन्न होती है। सबके हिसाब से उनका दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से उनकी मध्य अवस्था वो अलग अलग होती है। इसके संबंध में कोई स्पष्ट या सटीक फॉर्मूला
सटीक संतुलन का निर्धारण संभव नहीं है ना। जैसे आपका मैथ्स में होता है ना फॉर्मूला कि प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये कोई फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, कोई स्पष्ट यहाँ पे जो है फॉर्मूला, तो इसलिए ये जो है इसकी सबसे बड़ी कमी है। अंत में क्या अरस्तु स्वयं भी ये स्वीकार करते हैं कि इस प्रश्न का गणित के किसी समीकरण की तरह सही सही उत्तर देना संभव नहीं है, इसका कोई सटीक जो है उसका फॉर्मूला नहीं है। ठीक, ये उसकी आलोचना है। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा अरस्तु का मध्यम मार्ग सिद्धांत, उसका हमने एग्जाम्पल समझा, बाद में जो उसमें कमियां हैं उसको भी हमने समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार पढ़ते रहिए, और यदि आपको नोट्स प्राप्त करना है तो नंबर पर कॉल करिए, आपको सभी नोट्स प्राप्त होंगे। पढ़ते रहिए। आपका 8 तारीख को मेंस है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।